Hello students, welcome to next class, second class of chapter number 9. लास्ट क्लास में हमने फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक एग्जांपल है, व्हाई डू पैसेंजर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड while the bus stops suddenly। एक बस या कोई भी व्हीकल जो है वो तेजी के साथ जा रहा है, अचानक ब्रेक लगते हैं। जो भी बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर हैं एकदम आगे की तरफ गिरने को हो जाते हैं, बिल्कुल कई बार गिर भी जाते हैं आगे की साइड। अचानक ब्रेक लगने पे ऐसा क्या होता है कि पैसेंजर आगे की साइड गिरते हैं। अब आप इसको जो है फिजिक्स के फॉर्म में समझिए। जब भी हम बस में बैठे हुए हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक वो पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में है, मतलब हमारा लोअर वाला पार्ट, और एक अपर वाला पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जैसे ही हमने जो है एक तरह से बस को स्टॉप किया, जैसे ही बस रुकी, ठीक है, जो हमारा लोअर पार्ट था जो बस के साथ कांटेक्ट में था वो रेस्ट में आ गया, बट द अपर पार्ट विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहा। ठीक है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। एक बात और ध्यान रखना, अगर हम बस में बैठे हुए हैं और बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो हमारी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये नहीं है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, उस समय हमारी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। और कभी इसको चेक मत करना, कभी बस में बैठे हुए हो, बस चल रही है, तुम सोचो हम तो आराम से बैठे हुए बाहर कूद जाए, नहीं। ठीक है, जब हम बस में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड वही है जो बस की स्पीड है। तो जैसे ही बस रुकी, हमारा जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ साथ रेस्ट में आ गया क्योंकि बस रुक गई है। अपर वाला पार्ट मोशन में ही रहा, वो आगे जा रहा है। एंड वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हमें आगे ले जा रहा है, इसीलिए वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, अब जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा आगे की साइड गिरेगी। ठीक, जो चीज हल्की होगी उसके चांसेस ये हैं कि शायद वो वहीं पे रह जाए। ठीक है, लेकिन जो चीज भारी होगी वो एकदम आगे की साइड गिरेगी। इसीलिए गाड़ियों में हम सीट बेल्ट लगाते हैं। अचानक कार रुकती है, ठीक है, तो हम आगे की साइड ना गिरे, सीट बेल्ट हमें वहीं के वहीं रोक ले। तो क्लियर सभी को, ये फर्स्ट एग्जांपल था। इसी का ही बिल्कुल अपोजिट, why do passenger tends to fall backward when the bus or bike starts suddenly। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे हम बाइक पे बैठे, बाइक एकदम स्टार्ट कर दी, हम एकदम पीछे की साइड गिरने को हो जाते हैं। उसका भी यही रीजन है कि जो हमारा लोअर वाला पार्ट है जो बाइक के साथ कांटेक्ट में है वो एकदम मोशन में आ गया, बाइक चली तो, बट द अपर पार्ट विल रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है जो बाइक चली उसके साथ साथ आगे जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट वहीं का वहीं है। एंड वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, हम एकदम पीछे की साइड गिरने को हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल इनर्शिया के थे। पहले वाले केस में इनर्शिया ऑफ मोशन और दूसरे वाले केस में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से अगर हम एक पेड़ को हिलाते हैं बड़ी तेजी के साथ, विग्रसली, बहुत जोर से, तो उसके पत्ते नीचे की साइड गिर जाते हैं। उसके पीछे भी क्या रीजन है, जब हमने पेड़ को हिलाया, ठीक है, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आ गई, ब्रांचेस भी इधर ही हैं, बट द लीव्स विल रिमेन एट रेस्ट। लीव्स जो है वो रेस्ट में रही और रिजल्ट ये होगा कि लीव्स नीचे की साइड गिर जाएंगे। क्लियर, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। एक और एग्जांपल है, एक हमारा कारपेट है, बहुत गंदा है, धूल मिट्टी है, हमें उसको साफ करना है, वैक्यूम क्लीनर नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम उसको कैसे साफ करेंगे, हम कारपेट को लेंगे और उसके ऊपर डंडा मारेंगे। ठीक है, कारपेट के अंदर धूल है, ठीक है, हमें धूल को हटाना है और चोट बेचारे कारपेट को सहनी पड़ेगी। हम कारपेट को पीट रहे हैं, कारपेट को मारेंगे, कारपेट के पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे, डस्ट के पार्टिकल्स रेस्ट में रहेंगे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फॉल डाउन, नीचे की साइड गिर जाएंगे। तो ये सारे के सारे इसी तरह की एग्जांपल हैं। एक और एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम बोर्ड के ऊपर अभी स्टडी करेंगे। हमने एक्टिविटी में क्या किया, एक कांच का ग्लास लिया,
ठीक है, और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, गत्ता जो होता है कार्डबोर्ड वो रख दिया, ठीक है, और यहां पर एक कॉइन रखा, 5 रुपए का कॉइन, ठीक है, ये हमारा कार्डबोर्ड है। हम कार्डबोर्ड को तेजी के साथ पुश करेंगे, ऐसे हमने ऐसे मारा है, समझ गए, जिस तरह हम कैरम बोर्ड पे जो है जो उसकी गोटियां होती हैं या जो उसका स्ट्राइकर होता है उसको मारते हैं, एकदम तेजी के साथ मारा, ठीक है। कॉइन जो है एक यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, ठीक है, हमने तेजी के साथ मारा, कार्डबोर्ड उड़ता हुआ यहां दूर आ गया। क्या ये कॉइन भी इसके साथ आएगा? नहीं, कॉइन जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यहीं का यहीं रहेगा, नीचे की साइड गिर जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ मैजिशियंस भी जादू करते हैं। क्या जादू करते हैं? कोई टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान है, ठीक है, फ्लावर पॉट वगैरह है, टेबल के ऊपर एक कपड़ा है, कपड़े को तेजी के साथ हटाएंगे, सारा सामान वहीं रह जाएगा, सिर्फ कपड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमें ये इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी, इस तरह का कारनामा नहीं दिखाना। कभी तुम घर पे जो फ्लावर पॉट का प्लेट वगैरह रख के उस कपड़े को खींचो, सब चीज नीचे टूट जाए, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर टूट जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, ये स्टंट नहीं करना है। तो ये सारा का सारा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। अब जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी सीखे हैं उसको हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। मैंने बताया था कि आप सिर्फ अब देखकर और सुनकर याद रखेंगे, ठीक है। 9th में आपको यही हैबिट डालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली, ठीक है। हम आंसर में क्या लिखेंगे? व्हेन द बस स्टॉप्स suddenly, then the lower part of the body of passenger, lower part कौन से वाला? which is in contact with, जो किसके साथ कांटेक्ट में है? which is in contact with the bus comes at, lower part किस में आ गया? रेस्ट में आ गया, but the upper part will remain, वो किस में रहेगा? will remain in motion। क्यों रहेगा मोशन में? वो रीजन जरूर लिखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों रहेगा मोशन में? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो पैसेंजर्स टेंड टू फॉल, टेंड टू फॉल का मतलब गिरने को हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पैसेंजर फॉल नहीं लिखेंगे हम, टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। और आंसर में जो सबसे मेन लाइन है वो है ये वाली, किस वजह से गिरते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू पैसेंजर्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड, पीछे की साइड क्यों गिरते हैं? When the bus या कोई भी व्हीकल स्टार्ट सडनली, बिल्कुल इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ याद भी होने लगा होगा। क्या लिखेंगे आंसर में? When the bus starts suddenly, then the lower part of the body of passenger, वो किस चीज में आ जाएगी? come in motion while the upper part, वो किस में रहेगा? remains
एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट पैसेंजर्स टेंड टू फॉल, कहाँ गिरने को हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल बैकवर्ड, पीछे की साइड। ठीक है, और आंसर में सबसे मेन लाइन जो मैंने बताई थी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या है, व्हाई डू डस्ट पार्टिकल्स come out from carpet when it is beaten by a stick। ठीक है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, when carpet is beaten by a stick, then the carpet particles, carpet के particles किस चीज में आ गए, carpet particles come in motion, वो motion में आ जाएंगे, but the dust particles remain at रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेंगे। सो ड्यू टू, किस वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे फॉल, दे का मतलब यहां पे डस्ट पार्टिकल्स, दे फॉल डाउन। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसमें भी सबसे मेन पार्ट क्या आएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सबसे मेन बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू लीव्स फॉल डाउन व्हेन ट्री इज शेकन। ट्री को जब हम हिलाते हैं या उसकी ब्रांचेस को हिलाते हैं तो लीव्स नीचे क्यों गिर जाती हैं। आंसर में अब मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा, सिर्फ हिंट लिखूंगा। व्हेन ट्री इज शेकन विगरसली देन द ब्रांचेस किस में आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी, बट द लीव्स विल रिमेन एट रेस्ट में ही रहेंगी। सो ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स फॉल डाउन। तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस एप्लीकेशंस थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, जिसमें ये कहा गया था अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसके बाद नेक्स्ट है, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और बॉल को ऐसे उछाल रहे हैं ऊपर बार बार, ठीक है, बॉल ऊपर तक जाती है। मान लो ट्रेन की हाइट 8 फुट के आसपास है, 8 फुट तक बॉल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ठीक है। क्या वो बॉल आपके बिल्कुल पास आएगी या ट्रेन आगे जा रही है, बॉल पीछे जाके गिरेगी? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, अब वो बॉल आपके ही पास वापस आएगी जैसे नॉर्मली आती है, या आपके पास वापस नहीं आएगी, कहीं और जाएगी? आंसर है वो बॉल हमारे ही पास वापस आएगी। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो जो स्पीड ट्रेन की है वही हमारी है, वही उस बॉल की, ठीक है, वो बॉल हमारे हाथों में वापस आ जाएगी, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तरह से 2 व्हीकल हैं, एक बस है और एक साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं, दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों ने एक दीवार को टक्कर मारी, ठीक है, साइकिल ने भी दीवार को टक्कर मारी और बस ने भी दीवार को टक्कर मारी। किस केस में जो दीवार है उसको नुकसान ज्यादा होगा, साइकिल वाले केस में या बस वाले केस में? ऑब्वियसली कौन से वाले केस में? बस वाले केस में। क्यों?
आप कहोगे बस का वजन ज्यादा है, साइकिल तो हल्की सी होती है। मतलब किसी चीज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है कि उसका, उस ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है उसका मास कितना है। क्लियर? ठीक है भाई, दोनों की स्पीड तो सेम थी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन फिर भी दीवार के ऊपर टक्कर जो है वो बस ने ज्यादा मारी, क्योंकि आप कह रहे हो बस का मास ज्यादा है। इसका मतलब जो है जो फोर्स अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, मास के ऊपर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कार है, वो जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल धीरे धीरे। दूसरी कार है, वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, फास्ट। दोनों की टक्कर हुई दीवार के साथ। किस केस में दीवार को नुकसान ज्यादा होगा? भाई एक कार जा रही थी 5, ठीक है, की स्पीड से, दूसरी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप कहोगे जो तेज जा रही थी वो दीवार के ऊपर ज्यादा जोर से टक्कर मारेगी, दीवार को नुकसान उससे ज्यादा होगा। अब इस केस में तो दोनों का मास बराबर था, दोनों कार सेम की सेम थी, सेम कंपनी की, दोनों का मास बराबर। ठीक है, फिर इस केस में नुकसान जो है दीवार को किससे ज्यादा हुआ? जिस कार की स्पीड ज्यादा थी। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास कितना है और दूसरा उसकी स्पीड कितनी है। इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम कहते हैं। हमारे सामने एक नया वर्ड आया है, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, नया वर्ड क्या था? मोमेंटम। और मोमेंटम की डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। इसी के ऊपर बेस्ड है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, लेकिन इस लॉ को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो स्टडी करेंगे। पहला एग्जांपल है, मैं आपको कहूं कि आपको दीवार के ऊपर मुक्का मारना है। ठीक है, एक केस में आप बिल्कुल आराम आराम से जाएं, स्लो मोशन में, साउथ इंडियन फिल्मों की तरह। ठीक है, दीवार के ऊपर मुक्का मारेंगे। ठीक है, वो मुक्का मारना नहीं हुआ, सिर्फ टच करना हो गया, चोट नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगा। दूसरे केस में मैं कहूं कि मुक्का मारो जल्दी से, ठीक है, वो चाइनीज फिल्मों वाले स्टाइल में, जल्दी से, तेजी से। ठीक है, उस केस में आप देखोगे कि दीवार को नुकसान होगा या नहीं होगी तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ को नुकसान जरूर होगा उसके, मतलब फोर्स जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो दीवार के ऊपर। ठीक है, तो जितनी जल्दी मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसी तरह से जो कराटे एक्सपर्ट हैं वो बड़ी तेजी के साथ ग्लास स्लैब को मारते हैं, बड़ी तेजी के साथ। जितनी तेजी के साथ मारेंगे मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा होगा और फोर्स अप्लाइड उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सब न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हम यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जितनी जल्दी मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। जैसे कोई हमें थप्पड़ मारता है, एक केस में वो सिर्फ गाल पे ऐसे टच कर दे, ठीक है, आराम से ऐसे, ठीक है, एक केस में जल्दी से करे, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, चोट मुझे ही लगेगी। ठीक है, जल्दी से मार दे, इस तरह से। जब जल्दी से मार रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, जल्दी से काम हो रहा है। उस केस में फोर्स अप्लाइड ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों चीजों को हम यहां बोर्ड के ऊपर समझेंगे, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है? मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल, जिस तरह वेलोसिटी का सिंबल v, इस तरह मोमेंटम का सिंबल p, स्मॉल p, ध्यान रखना। p इज इक्वल टू m इंटू v, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, यूनिट क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। p का फॉर्मूला, p मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी।
मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गई यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारा मोमेंटम के बारे में था। इसके बाद न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा गया है इस लॉ में, समझिए आप सभी। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, rate of change of momentum on an object is directly proportional to force applied ऑन इट। ठीक है, फोर्स का सिंबल हमें पता है F, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल। ठीक है, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम, ये टाइम डिनोमिनेटर में। चेंज इन मोमेंटम, मान लो पहले मोमेंटम था P1, ठीक है, बाद में मोमेंटम हो गया P2। ठीक है, तो ये जो है फोर्स की डेफिनेशन आ गई इसमें। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब टाइम कम, जितना टाइम कम लगेगा हमें मोमेंटम को चेंज करने में, फोर्स अप्लाइड उतना ही ज्यादा होगा। अब आपको साफ पता चल गया, ये अपॉन में है टाइम। अपॉन का मतलब टाइम ज्यादा, फोर्स कम। ठीक है, या इसका अपोजिट, टाइम कम, फोर्स ज्यादा। इसीलिए कराटे एक्सपर्ट तेजी के साथ मारता है, उसे टाइम कम लगता है, फोर्स अप्लाइड ज्यादा होता है। ठीक है, हम टाइम को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, फोर्स अप्लाइड ज्यादा हो जाएगा। टाइम को बढ़ा दो, काम को धीरे धीरे करो, ज्यादा टाइम ले लो, फोर्स अप्लाइड क्या होगा? लेस होगा। तो फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, जिसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन, मतलब पहला फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे। ठीक है, कि F जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो सभी बच्चों का फोकस बोर्ड पे होगा, और यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए। किस तरह से प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑफ मास m इज मूविंग, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से? u, आफ्टर टाइम t, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। इट्स वेलोसिटी बिकम v, let the force applied is F। क्लियर सभी को? ये सब चीजें हमने लेट कर ली, सारा लेट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम P1, P1 का मतलब जो मोमेंटम पहले था। ठीक है, हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। पहले मास कितना था ऑब्जेक्ट का? m, पहले वेलोसिटी कितनी थी? u, तो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू u। इसी तरह से P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू v, क्योंकि v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। P1 का मतलब क्या बताया मैंने आपको? इनिशियल मोमेंटम, और P2 का क्या बताया? फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले हमने यहां पर बना लिए।
P1 एंड P2। इसके बाद हमें जो है वो मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट मतलब अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, P2 की जगह mv, P1 की जगह P1 की जगह m इंटू यू, ये पुट कर दिया, अपॉन T। मेरे ख्याल से यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा, सिर्फ हमने P2 की वैल्यू पुट की है और P1 की वैल्यू पुट की है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर mv है, यहां पर mu है, कॉमन आ गया m, क्या बचा अंदर, m बाहर आने से यहां पर v, यहां से m निकल गया तो u अपॉन t। अब ये कुछ हमारी जानी पहचानी सी चीज आ गई, ठीक है, हमारे पड़ोस में ही रहती है, 8th चैप्टर में थी, v माइनस यू अपॉन टी, हमें पता है ये बराबर है a के, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, इस साइन को जब हम हटाते हैं और इज इक्वल टू लगाते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखनी होती है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू, 1 2 3 5 6 A B C D क ख ग कुछ भी रख सकते हैं। न्यूटन ने यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू रखी वो रखी K, ठीक है, शायद उसे कांस्टेंट की स्पेलिंग नहीं आती होगी, वो सोचता होगा K से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसने यहाँ पे K रख दिया, K इंटू M इंटू A। ठीक है, हमारे पास F का फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू K इंटू M इंटू A। K कहां से आया, जब हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया व्हेन, या फॉर लिखेंगे, फॉर यूनिट मास, अगर मास 1 है, मास कितना है 1 है, एंड यूनिट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कितना है 1 है, ठीक है, मास 1 एक्सेलरेशन 1, देन k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब ये चीज एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है कि अगर m की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है एक्सपेरिमेंटली 1 आ रही है, तो 1 इंटू m इंटू a या f इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमारे पास न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ आ गया कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m a, मा। ठीक है, ये वर्ल्ड के लिए नई चीज थी, न्यूटन के लिए नई चीज थी। हम इंडिया वाले जानते हैं फोर्स हमेशा मा के बराबर ही होता है, मा में बड़ा फोर्स होता है। F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, m का मतलब क्या है यहाँ पर मास, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमने न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसको मैथमेटिकली प्रूव किया। क्वेश्चन को पूछने का ढंग क्या है, या तो प्रूव करेंगे जो F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये पूछ लेंगे आपसे, या क्वेश्चन आएगा प्रूव न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली। आपको सब चीजें लिखनी है उसमें, लेट भी लिखना है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u, ये बिल्कुल रट के रखना, आपके माइंड में बिल्कुल फीड होना चाहिए। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, लेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज f। उसके बाद p1 का फॉर्मूला हमने बनाया इनिशियल मोमेंटम का m इंटू यू, p2 का फॉर्मूला m इंटू v। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने लिख दिया, जो उसकी स्टेटमेंट थी, क्या स्टेटमेंट थी, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अप्लाइड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। P2 की वैल्यू पुट की m इंटू वी, P1 की वैल्यू पुट की m इंटू यू अपॉन टी है, दोनों में से m कॉमन आया, v माइनस यू बाई टी जो है वो इक्वल होता है a के। यहाँ पर हमने a पुट कर दिया। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये साइन जब भी हटेगा और इज इक्वल टू लगेगा तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू रखनी होगी। यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू रखी गई k, ठीक है, और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, वो होती है 1। कब होती है 1? जब मास यूनिट हो और एक्सेलरेशन भी यूनिट हो, मतलब 1 हो। तो यहां से f का फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू ए, f मा के बराबर है, f इज इक्वल टू m। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो इस तरह से हमने आज दो चीजें की, एक तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की, और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ के साथ इन चीजों को याद रखिए। मैंने कहा था ये हमारी असली फिजिक्स है, ठीक है, और इसी में ही बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, बोझ मानकर ना पढ़ें। ठीक है, अब आपको पढ़ाई अपने लिए करनी है, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, टीचर को दिखाने के लिए मैंने ये होमवर्क कर लिया, ये नहीं करनी। आपका सेल्फ एक तरह से मोटिवेशन आपको होना चाहिए कि मैंने इतनी चीज सीख ली। 9th में पढ़ने का मेन एम होता है नॉलेज गेन करना। मार्क्स जो है अपने आप आपके 10th क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। 9th क्लास में आप जितनी चीजें पढ़ सकते हो, जितना इंटरेस्ट ले सकते हो साइंस में, वो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।